is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. नाज़रीन, जब से ये हुकूमत आई है there is only one thing that is a currency crisis और पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, महंगाई है, इकनॉमिक फ्रंट के चैलेंजेस हैं, किसी सूबाई हुकूमत का कोई फ़ैसला ना करना है, फेडरेशन में कोई इशू है, हर चीज़ को लिंक किया जा रहा है डॉलर को। पहले हर चीज़ को लिंक किया जाता था आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन से, और आज ये सिचुएशन है कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो जेब में पैसे लिए हुए दौड़ता है करेंसी डीलर की तरफ। वो डरता है कि अगले दिन जब सुबह होगी तो उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो 100 रुपये के नोट की जो कदर है वो गिर के 80 रुपये ना रह जाए, 70 रुपये ना रह जाए, 80 रुपये ना रह जाए, जस्ट बिकॉज कि एवरी डे यू सी कि डॉलर जो है उसके अंदर और डेली बेसिस पे कभी 10 रुपये कभी 20 रुपये का उतार चढ़ाव होता है, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल सी स्पेक्यूलेटिव रादर मैनिपुलेटिव एक्टिविटी है। आज के प्रोग्राम में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे इन्हीं बातों को। पहले तो हम बात करेंगे मलिक बोस्तान से, जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में चंद महीने पहले कहा था कि डॉलर 150 का होगा, सब हंस रहे थे, वो डॉलर 150 तक गया। फिर उन्होंने कहा था कि ये 170-68 पे स्टेबल होगा, तो डॉलर 170-68 पे स्टेबल रहा। आज के दिन उनसे तफसीली बातचीत करेंगे और समझेंगे कि देर आर टू व्यूज़। एक तो पॉपुलर सेंटिमेंट है बाज़ार में, मार्केट में, चाहे में गोइयों में, र्यूमर्स की मार्केट में, कि डॉलर 270 से 300 तक जा सकता है। बट मलिक साहब से समझेंगे कि इसके पीछे रैशनल क्या है और ये सिर्फ हवाई बातें हैं, सट्टा चलाने वालों की बातें हैं, या ये बातें सब्सटेंशिएट भी हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे आरिफ रज़ा से। ही हैपन्स टू बी फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट, फॉरेक्स के बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, ही इज़ अ नोन फिगर इन द इंडस्ट्री। इनसे आज के प्रोग्राम में समझेंगे कि पाकिस्तानी बाज़ार में जो करेंसी के ऊपर सट्टा होता है उसकी बेसिस क्या है और उसके प्लेयर्स कौन कौन से हैं और कौन सी कवानीन की खामियाँ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो करेंसी है वो ज़रूरत से ज़्यादा मैनिपुलेट होती है, और उसके हल क्या हैं और फ्यूचर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ये वाली चीज़ भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बातचीत करते हैं मलिक बोस्तान साहब से। मलिक साहब, आज डॉलर के लिए कहा जा रहा है कि 250 रुपये में भी जो है ये मार्केट में ट्रेड हुआ है। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे कि इतनी पैनिक क्यों है? सारी चीज़ें सेटल हो गई, IMF का प्रोग्राम हो गया, ख़बरें बड़ी बड़ी मौजूद हैं कि 2 अरब 3 अरब 4 अरब डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेके हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन सब जगह से आने को तैयार हैं। सो अभी पैनिक क्या है मलिक साहब मार्केट में? की बुनियादी वजह जो है पैनिक मार्केट में आने की बदकिस्मती से सैलाब ने हमारी तमाम किए किराए पे पानी फेर दिया। सैलाब से पहले देखें डॉलर का रेट 250 से कम हो के 215 के करीब हो गया था। आपको कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन का भी एंगल है? नहीं नहीं, जरा बराबर भी कोई सट्टेबाजी नहीं हो रही। डिमांड इतनी ज्यादा है क्योंकि मैं ये बात बता रहा था कि हुकूमत ने ईरान से और अफगानिस्तान से ये चीजें इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है कैश डॉलर के ऊपर। सही है। अब इन दोनों बैंकों पे, क्योंकि बैंकिंग चैनल से एलसी खुल नहीं सकती, कि दोनों बैंकों पे अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं। कोई भी हमारा बैंक उनसे एलसी डॉलर में खोल ही नहीं सकता। तो हुकूमत ने इनको कहा कि आप कैश डॉलर पे करें। तो अब जो रोजाना की पहले हुकूमत आपने 2 अरब डॉलर का कोयला मंगवा रखा है कैश डॉलर पे, वो तकरीबन 6 मिलियन डॉलर वो पहले उनकी रोज बाइंग थी। अब ये चीजें से आप रोजाना 10 मिलियन से 12 मिलियन अफगानिस्तान से कैश डॉलर पे चीजें आ रही हैं और इतनी ईरान से आ रही हैं, तो 20-25 मिलियन डॉलर मार्केट में जो है वहां जा रहा है। तो इस वजह से डॉलर का रेट जो है फ्री मार्केट में बढ़ रहा है। और हुकूमत ने जो ये पाबंदी लगाई है, जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क से आएंगे जाएंगे वो अपनी करेंसी डिक्लेयर कराएंगे। तो अब जो है वहाँ आने वाले थे जो अपने साथ करेंसी लाते थे वो पाकिस्तान लाने के बजाय हुंडी हवाले से लेके आ रहे हैं, और जो जाने वाले हैं वो अपनी करेंसी लेके नहीं जा रहे, वो क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हैं, उस पर जाके वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ अपनी जरूरत की। फिर वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं। वो क्रेडिट कार्ड की जो पहले बाइंग होती थी फ्री मार्केट से, वो 2 से 3 मिलियन डॉलर ज्यादा 4 मिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट होती थी। अब रोजाना 8 से 10 मिलियन डॉलर फ्री मार्केट से बैंक खरीद रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए। और उन्होंने 2 रेट रखेंगे। इम्पोर्ट का रेट आज था 233 रुपए, और जबकि इनका रेट था क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने 242 रुपए में खरीदा है मार्केट से।
तो इसलिए मार्केट का रेट बढ़ा हुआ है। मार्केट पे एक तो बोझ क्रेडिट कार्ड का आ गया, तो मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की है, लेटर भी लिखा है कि इस तरह शुतर बे मगार की तरह आप इस तरह फ्री हैंड नहीं दें पब्लिक को कि वह रोजाना $1 मिलियन की ऑनलाइन परचेजिंग करें और उसमें जो है पाकिस्तान के रिजर्व यही खा जाएंगे सारे। तो हमें इस पे राशनिंग करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक आदमी $2 लाख अपना 2 या $5,000 से ज्यादा बाइंग नहीं कर सके, ताकि ये काम चलता रहे, वरना ये काम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और इतनी मार्केट में सप्लाई नहीं है कि इतने लोगों की डिमांड, हम पूरी पाकिस्तान ऑनलाइन शॉपिंग पे लगा हुआ है। तो हमें इसको रोकना होगा, और हुकूमत अगर रोके नहीं तो फिर कभी भी डॉलर का रेट कम नहीं होगा इससे हमें। और इसी मलिक तरह साहब, मैंने रिक्वेस्ट की है, जो लोग जा रहे हैं $10,000 की बजाय उन्हें $5,000 का कोटा कर दें, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट है। 188 फ्लाइटें डेली जाती हैं पाकिस्तान से, और $1 मिलियन वो लेके चले जाते हैं। दुबई ने आपके सामने कर दी, उम्र की फ्लाइटें शुरू हो गई। 50 फ्लाइटें दुबई की हैं, 50 फ्लाइटें सऊदीया की, उम्र की। तो सारा जो इन लोगों को सप्लाई है वो एक्सचेंज कंपनी ही दे रही है। एक्सचेंज कंपनी में बहुत ज्यादा, अगर सप्लाई कम हो रही है, डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये वजह है बढ़ने की। अच्छा मलिक साहब, पहले डॉलर ने इंटर बैंक में 242 का हाई बनाया था, और अब जो हम्म। मार्केट के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो ट्रेडिंग के डेटा को देखकर फ्यूचर की फोरकास्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर अब ये 243 को डॉलर इंटर बैंक में टच करता है तो फिर ये 270 के आसपास ही स्टेबल होगा। मार्केट में आपको इतनी पैनिक दिखती है, या सिर्फ ये ईरान और अफ़गानिस्तान में जो डॉलर जा रहा है और जो लोग परेशानी में अपने रुपया बैंक में जो पड़ा है वो डीवैल्यू नहीं हो जाए, डॉलर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, आपको चीज़ें सेटल होती हुई दिख रही हैं? नियर फ्यूचर में चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छी होगी। वक्ती तौर पे परेशानी 1-2 महीने परेशानी रहेगी कि हमें खाने पीने की चीजें और अद्वियात हैं, जो जरूरत जिंदगी हैं इनकी, लाभदान की, उनको तो हम किसी तरह रोक नहीं सकते ना। तो इसी तरह हमारे जो दोस्त ममालिक ने वादा किया हुआ है $20 मिलियन का, और इसी तरह कतर ने $5 मिलियन का वादा किया, तो ये उनकी हमारी वजह से रुका पड़ा है। हमारी पॉलिसी नहीं है उनकी। वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैश डॉलर नहीं देना चाहते। नहीं तो मलिक हमारी साहब, अभी उसमें तक तो लोग ये कहते हैं कि ये नवंबर की तैनाती हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होगी और सारे फ्रेंडली ममालिक आपको पैसे देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। बस ये हमारी सियासी अदम बहरान ने पाकिस्तान को बहुत माशी बहरान पैदा की। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे जो बड़ी वजह इस वक्त जो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक हुकूमत मायदा करती है, दूसरी हुकूमत आकर मायदा तोड़ देती है। उन्होंने रेकोडेक, सेंटर पावर और सारे जो मिसालें दी स्टील। हैं। तो अब उन्होंने जो हमारे दोस्त ममालिक इस्लामी, उन्होंने कहा कि हम इस सूरत में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। हुकूमत एक आर्डिनेंस, वो हुकूमत ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट को भेजे हुए आर्डिनेंस ट्रांजैक्शन इनटू गवर्नमेंट, और यानी कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी उनकी शरायत के मुताबिक जो भी हम जहाँ सरमायाकारी करेंगे उससे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा, और कोई भी अदालत अंदर के लिए या कोई भी सुबह उस पर नोटिस नहीं दे सकता। अगर ये हमें आप श्योरिटी देंगे तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी प्रेसिडेंट साहब ने उस पर साइन नहीं किए, अभी तक पड़े, इसी वजह से फंड आ नहीं रहे। वो बड़े पैमाने में पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकर हुकूमत इसको, मैं समझता हूँ, जल्दी इस आर्डिनेंस को पास करा के उनको एतमाद में लेके, तो मैं समझता हूँ इतने बड़े फंड आएंगे। IMF ने खुद, आपने पढ़ा होगा, 30 उन्होंने भाई पाकिस्तान ने $30 अरब देने हैं और $33 अरब उसके पास आने हैं। तो ये सारी चीजें तभी हमें फायदा पहुंचाएंगी कि हम बर वक्त इसके पॉलिसियां और इन लोगों को और मुतमिन कर दें। सियासी इस्तेहकाम भी हो। हाँ, सियासी इस्तेकाम के बगैर तो माशियत का दरवाजे ही सियासत है। तो इसमें मैं समझता हूँ आज प्रेसिडेंट साहब का जो कल इंटरव्यू हुआ है कामरान खान शो में, बड़ी अच्छी उन्होंने पॉजिटिव बातें की हैं, दे करके पाकिस्तान को बचाया जा सकता है और सियासी इस्तेकाम आ सकता है। तो ये अल्लाह करे ये लोग बैठ जाएं और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल लें। अच्छा मलिक साहब, आखिर में एक आम पाकिस्तानी जो जिसके पाकिस्तानी बैंकों में पाकिस्तानी रुपया रखा हुआ है और वो परेशान है और वो दौड़ा जा रहा है कि डॉलर ले ले वरना उसके रुपए की कदर गिर जाएगी, उसको आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखो जी, हमारे पाकिस्तानी बड़े मुहब्बे वतन है। पिछले हमने मैसेज दिए कि डॉलर का रेट जब 250 तक गिरेगा, और अल्लाह का शुक्र 195 तक गया है, और फिर सैलाब ने हमारे तमाम, कहते हैं ना, कि ये किराए पे पानी फेर दिया है। लेकिन वो फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने भाई हुकूमत को खत भी लिखे और रिक्वेस्ट भी की है कि इस वक्त ये जो सियासी माशी बुरान और सैलाब है, ये सारे की तरह जो है माशी बुरान का जो हमारा सैलाब सारी मैशियत को बहा के ले गए, इसमें तरक्की याफ्ता ममालिकों की आलूदगी ने हमें इस हालत में पहुंचाया है। और ये उसका लाभ मौजूद है जीवन में। जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक, जो भी सनती
आलूदगी फैलाएंगे, उसके जो मुल्क इफेक्ट होंगे उसके ऊपर उनको कंपनसेट करेंगे और इसमें बांग्लादेश इंडिया कई गुना पैसा ले भी चुका है। हमारी हुकूमत ने बड़ी कमजोर केस है, उसको यूएनए में पेश करके अब 4 से 5 अरब डॉलर का क्लेम हम कर सकते हैं। वो हमारे 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और अगले चंद महीनों में क्लाइमेट यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें हमें शोर मचाना चाहिए। हम शोर नहीं मचा रहे, ना ही हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो इसको मीडिया पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, हाई नवंबर के सतह महीने की खाना फिक्र में ज़्यादा है। हमें इस पे क्लेम करना चाहिए अपना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मलिक साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ रज़ा और हम इनसे तफसीली तौर पे समझेंगे कि पाकिस्तान में डॉलर का सट्टा कौन चलाता है, क्यों चलाता है, हु आर द प्लेयर्स एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने समझा कि पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन नहीं आज के दौर में, बल्कि आज के दौर की जो सबसे बड़ी स्टोरी है दैट इज़ फ्लड। इट इज़ द फ्लड बिकॉज ऑफ विच पाकिस्तानी करेंसी हैज़ इरोडेड एंड मलिक साहब वाज वेरी पॉजिटिव कि डॉलर 270 पे तो नहीं होने जा रहा, बट ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि जिस तरीके से इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं डॉलर कम से कम 20-25-30 रुपए जो है वो यहाँ से गिरेगा, बट नॉट टुडे, नॉट टुमारो। ही फील्स कि ये 2 से 3 महीनों में डॉलर जो है वो 200 से 225 के आसपास स्टेबल रहने जा रहा है। सो मलिक साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई उसको ज़रा टेक्निकल साइड पे इवेल्यूएट करते हैं आरिफ रज़ा के साथ। ही हैपन्स टू बी अ फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट। रज़ा, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सानी, आप ठीक हैं? आई एम गुड, आई एम गुड। रज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जो प्रेजेंट सिचुएशन है कमोडिटी सुपर साइकिल के बाद, आईएमएफ प्रोग्राम की रिसम्पशन के बाद, गो के एक फ्लड ने तबाही वाली सिचुएशन से मईशत को दो चार किया हुआ है और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी है। But on top of it, what the nation continues to see is the dollar and the dollar-linked economy and the issues related to the price manipulation or rather speculation in the dollar price. तो हम बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, बट पहले हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो बाज़ार है, करेंसी की जो मार्केट है, इसमें जो डॉलर की प्राइसिंग है वो कैसे होती है और इसके प्लेयर्स कौन कौन है बेसिकली। जी शानी, thank you very much for taking me in the show. First of all, I would like to highlight the basic concept of any pricing mechanism. अगर आप डॉलर प्राइस की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई एक बेसिक रूल है जो कि इसके ऊपर डोमिनेट करता है प्राइसिंग सेट करने के ऊपर। अब इसके जो फैक्टर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको ओवरलिंक्ड होता है हर जगह, वो है स्पेकुलेशन का। पाकिस्तान में इस वक्त स्पेकुलेशन का फैक्टर वो इतना ज़्यादा उसका वैक्यूम बढ़ गया है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो आप कहें कि एक जो लोगों ने मिल के, लोगों के पास इस वक्त सिर्फ एक सूरत बची है जो उनके दिमागों के अंदर बैठ गई है कि अगर आपने डॉलर नहीं खरीदे तो आपके बैंक में जितने भी पैसे पड़े हैं वो एक सर्टेन परसेंटेज से डाइल्यूट हो जाएंगे। इसी वजह से हर कोई डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। देखें, एक फंडामेंटल रीजंस तो होते हैं, वो हर कंट्री में होते हैं, वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर होते हैं, वो आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट पे डिपेंड करता है, वो सब अपनी जगह चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर चूंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, तो उसी वजह से वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का जितना भी अमाउंट है जो कि पीकेआर के अंदर है, वो उसको डाइल्यूट होते हुए देखते हैं। और ये डॉलर की जो मार्केट है, बेसिकली आप डॉलर की मार्केट में भी एक इंटरबैंक मार्केट है, एक आपकी रेगुलराइज मार्केट जो कि एक्सचेंजर्स की मार्केट होती है, और एक आपकी होती है ब्लैक मार्केट। तो बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से वहां पे जो डॉलर, अब ये आप देखें, वैसे तो इंटरबैंक डिटरमिन करता था आपकी ओपन मार्केट, इस वक्त ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई है, क्योंकि स्टेट बैंक और ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ने एलसी के अंदर इतने कर्व्स लगा दिए हैं
तो राइट। वो इम्पोर्टर जो है वो दूसरे चैनल से, फॉरवर्डर का चैनल है, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के चैनल्स हैं, उनको यूज कर रहा है और किसी तरह ये डॉलर्स को परचेज करके अपनी पेमेंट्स को स्क्वायर अप करवा रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये बताने की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे इदारों को, कि आप ये जो स्पेकुलेशन है इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव देने, जब तक आप इसको नहीं देंगे आप इस स्पेकुलेशन को नहीं रोक सकते। आपको तो एक रज़ा, दूसरा आप ये ऑल्टरनेटिव कह दे। रहे हैं कि ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है और लोगों को कंसर्न है, वरी है कि उनके जो एसेट हैं, रुपी टर्म में जो एसेट है उसकी वैल्यू इरोड हो जाएगी, तो इस वजह से हर पाकिस्तानी जो है वो एक रन की सिचुएशन क्रिएट करता है करेंसी के ऊपर। और दूसरी बात ये जो आपने बताई कि ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग है और सारी दुनिया में जो इसके प्लेयर्स हैं वो स्टैंडर्ड ही हैं, पाकिस्तान इज़ नॉट अ यूनिक प्लेस एक्सेप्ट फॉर यस वन यस थिंग जो आपने बताया कि पाकिस्तान की जो ब्लैक इकॉनमी है, ग्रे इकॉनमी है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साइज़ की डबल इकॉनमी है। सो पाकिस्तान इज़ नॉट एन एक्सेप्शन रज़ा साहब। बहुत सारी जी जी इकॉनमीज़ जो हैं वो ग्रे और ब्लैक मॉडल को फॉलो करती हैं, बट स्टिल दोज इकॉनमीज़ हैव कंट्रोल। हमने कल की खबर है, इंडिया का सेंट्रल बैंक 2 महीने से काम कर रहा था। कल इंडिया ने रशिया के साथ मैकेनिज़्म तैयार किया है कि जो इंडियन रुपी बिल्कुल। है इट बिकम्स ट्रेडेबल। वो कहता है कि मुझे जो चीज़ ख़रीदनी है उसमें इंडियन रुपी का भी कोई ना कोई पार्ट होगा, उसका प्ले होगा। यस बट पाकिस्तान की स्पेसिफिक सिचुएशन को देखते हुए हमारे रेगुलेटर को नहीं दिखता। और उससे इससे पहले कि आप ये चीज़ एक्सप्लेन करें, ज़रा ये भी समझाइएगा कि जो फॉरवर्डर आपने टर्म यूज़ की, व्हाट इज़ दिस, व्हाट डज दिस फॉरवर्डर हैज़ टू डू विथ अ नॉर्मल प्रोसेस? बेसिकली मैं फॉरवर्डर को पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये एक इंपोर्ट के केस के अंदर एक कुछ लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं जो कि अपना बैंक अकाउंट एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लेते हैं। तो बेसिकली वो लोग पेमेंट एजेंट्स बन गए हैं। ओके। अब वो यहाँ पीकेआर के अंदर सेटलमेंट करते हैं और दूसरी जगह बाहर, मुझे नहीं पता किस चैनल से ये लोग, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी चैनल से जो कि पेमेंट सेटल होती हैं, राइट। उनकी डॉलर पेमेंट कहीं ना कहीं तो जाके इसका एंड पॉइंट तो कुछ होगा। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी इंपोर्ट बहुत बड़ी राइट। है, आपकी इंपोर्ट ढेर सारी आपकी वो है। बेसिकली मेरा क्या कहने का मतलब है कि आप इनको इनको भी किसी तरह डॉक्यूमेंट देखिए, आप जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे आप डिसीजन मेकिंग कैसे लेंगे कि आपका कौन सा सेक्टर। और दूसरा ये कि जो स्पेकुलेशन का पॉइंट मैंने रेज किया था, इनको आप सोल्यूशन दें कि राइट। इंडेक्स आपके पीकेआर टू डॉलर इंडेक्स चलता है, पूरी दुनिया के अंदर इंडेक्स चलते हैं उनकी करेंसीज के। आप कैश सेटलमेंट, आपकी दोनों एक्सचेंजेस हैं, किसी दोनों एक्सचेंजेस में से एक एक्सचेंज पे आप इसको लॉन्च करें, कैश सेटलमेंट विद द हेल्प ऑफ मार्केट मेकर्स। तो जो भी स्पेकुलेटिव गेन अपने आप को हैच करना चाहता है वो वहाँ कैश सेटलमेंट से करता रहे, तो उसको फिजिकल डॉलर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। तो उसका एक एक्सक्यूज जो कि ये है कि मेरे पीकेआर की डिवैल्यूएशन हो जाएगी, तो उसको एक रास्ता तो मिलेगा कि वो हैजिंग करके अपने आप को बचा तो सकता है कम से कम। तो उसको फिजिकल डॉलर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि जो फॉरवर्डर का मैंने आपको बताया, ये बेसिकली पेमेंट एजेंट्स यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं, वो पेमेंट्स लेते हैं, कोई कोई किसी किस्म का कोई पूछने वाला नहीं है। तो बट ये ये किसी आपकी कानून लॉ के तहत तो फॉरवर्डर्स का सेटअप, उनकी कंपनी सेटअप होती होगी ना, अंडर सर्टन रूल्स ही होती होगी ना? बिल्कुल, हमारे ऑडिट रेगुलेशंस भी कोई इतने, हमारी ऑडिट फर्म्स हैं, हमारा आईकैब इदारा है, ये भी कोई इतने ज़्यादा अभी एफिशिएंसी इनकी नज़र आ नहीं रही है। ओके। क्योंकि अगर कोई एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी फर्म क्रिएट होती है या कंपनी भी क्रिएट होती है, तो उसकी, और दूसरा ये कि बैंक्स हैं हमारे, क्योंकि पेमेंट तो सारी बैंक से पेमेंट होती है, तो उनके एएमएल रेगुलेशंस क्यों नहीं फॉलो हो रहे हैं। अगर राइट। कोई एक बंदा कहीं से तो पेमेंट करता प्लीज़ है रज़ा, आगे वो, जाने से पहले थोड़ा सा बता दें हमारे नाजरीन को लेमन लैंग्वेज में कि फॉरवर्डर का रोल कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है? देखिए जी, फॉरवर्डर का रोल शुरू होता है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि ये फॉरवर्डर जहाँ से शुरू होती है कहानी, असल आप मुझे बताएं कि आपकी कंसाइनमेंट बाहर से आती है, राइट। राइट। आप यहाँ पेमेंट कर देते हैं एक ओके। पार्टी वन नाम देके कंसाइनी बना के, और इम्पोर्टर का उससे ताल्लुक नहीं आता। वो इम्पोर्टर इनसे कहता है कि आप इम्पोर्ट करा लें, मैं पेमेंट आप जो है मेरी क्लियर करा दें। तो ये तो मतलब इस तरह तो कहीं भी फॉरवर्डर का ये वाला रोल तो होता ही नहीं है। राइट। पेमेंट एजेंट्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, हमारे पास पेमेंट एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं, राइट। आप उनसे पेमेंट करवाएं, बैंकिंग चैनल है, स्टेट बैंक की जो रेगुलेटेड आपकी
एक्सचेंज कंपनीज हैं, आप उनसे पेमेंट करवाएं। वो क्यों नहीं पेमेंट करेंगे? एलसी खोल के थोड़ा सा वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट और आपकी जो हमारी अवाम है, जो ताजिर बरादरी, इन दोनों को राइट। मिल के एक बीच में सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब जाके सोल्यूशन निकलेगा। वरना तो ये डॉलर को रोकना, अभी मेरे पास जो टेक्निकल प्राइस जो मैंने कैलकुलेट की है 234.6 के लेवल पे, अगर 242 ब्रेक होता है तो ये 270 तक चला जाएगा डॉलर। तो इसी तरह कि अगर आप इसको नहीं रोकेंगे, ये फोमो एक क्रिएट हो चुका है, हर कोई डॉलर के पीछे भाग रहा है। तो अगर आपने इसको कर्व्स नहीं लगाए यहाँ पे, तो ये इसी Raza, तरह when you say सिलसिला FOMO, what do you mean by FOMO for a layman? सॉरी, FOMO जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक आम आदमी को बताएं कि what is FOMO? बेसिकली ये एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट है, कि कोई हमसे जो रैली है वो मिस ना हो जाए। Right, क्योंकि right. हर कोई इस वक्त परेशान बैठा हुआ है कि उसका बैंक में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया, वो 50,000 रुपए उसकी परचेजिंग पावर है, 60,000 रुपए उसकी परचेजिंग पावर रह गई है। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक बंदे के बड़े बड़े बैंक के अंदर एक उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो वो तो जाएगा कुछ भी खरीदने के लिए, Right, वो कुछ भी खरीदने के लिए जाएगा। उसको आपने एक डॉलर का आपने इतना चाम बना दिया है कि right. डॉलर आप जो है वो खरीदो, ठीक है खरीदें, आप ट्रेड रहे हैं उसकी ट्रेडिंग करें, लेकिन कैश सेटल इंडेक्स चलाएं। आप अपनी, हमारी 2 एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड हैं, इस पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लाएं ताकि हम आप सब अपनी आवाम को कन्विंस कर सकें कि अगर आपने अपने आप को स्पेकुलेशन से आपने कोई अर्निंग्स वगैरह करनी है, तो आप ये इंडेक्स, कैश सेटल इंडेक्स है, आप ये परचेज करें, आपकी हेजिंग कंप्लीट होगी और वो सारा पीकेआर के अंदर सेटलमेंट होगी। वक्फे के बाद यहीं से शुरू करेंगे। नाजरीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, वक्फे से पहले हम रज़ा से समझना शुरू कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, नई गवर्नमेंट, इनफैक्ट पीडीएम की गवर्नमेंट को नया तो नहीं कहना चाहिए, बट व्हेन फ्रॉम वटेवर टाइम दिस गवर्नमेंट हैज़ कम इनटू बीइंग, पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन। और क्राइसिस की जो सोर्स है, द अटर सोर्स इज़ द डॉलर प्राइसिंग, डॉलर मैनिपुलेशन। और बार बार कहा गया कि आईएमएफ का प्रोग्राम रिस्टोर हो जाएगा तो ये जो करेंसी से जुड़े मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। बट व्हाट वी हैव सीन इज़ दिस कि बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी लोगों की नज़र में, एंड इन फैक्ट दिस एसेट क्लास हैज़ प्रूवन टू बी द बेस्ट ऑफ द रिवार्डिंग एसेट क्लास। जितना अच्छा रिटर्न खान साहब की गवर्नमेंट ने, डॉलर ने दिया है, किसी और चीज़ ने नहीं दिया। 50% से ज़्यादा की अप्रिसिएशन हुई है 3.5 सालों में, विच इज़ a record, and which is why Raza keeps repeating this again and again कि लोगों को खौफ है कि यार हम कोई रैली मिस ना कर जाएं। ये सुबह को उठते हैं तो 20 रुपए की डॉलर में तेज़ी हुई हुई होती है, हमारी करेंसी की वैल्यू इरोड ना हो जाए। तो एक रन इसकी वजह से भी है। एंड व्हाट रज़ा वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन बिफोर द शॉर्ट ब्रेक, ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि एक्चुअली गवर्नमेंट की, रेगुलेटर की और एक्सचेंजेस की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की प्रोडक्ट प्रोवाइड करें कि जिसको इस तरह की हेजिंग करनी हो, जिसको इस तरह की स्पेकुलेशन करनी हो। बिकॉज़ जब बहुत छोटे और कम तादाद में लोगों के हाथ में कोई चीज़ आ जाती है तो फिर स्पेकुलेशन से बात आगे चली जाती है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, कॉर्नरिंग बहुत होने लगती है। और ये कॉर्नरिंग और मैनिपुलेशन जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह है। तो रज़ा, आप जो बता रहे थे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर को, इनफैक्ट सेंट्रल बैंक को बैठना चाहिए पीएसएक्स के साथ और कमोडिटी एक्सचेंज के साथ, और कोई इसकी जो है वो प्रोडक्ट लाना चाहिए। इसको काइंडली आप एक्सप्लेन करें फर्दर। जी बिल्कुल, इसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी 2 एक्सचेंजेस हैं और आपके बेसिकली 2 बड़े रेगुलेटर्स हैं, एक एससीसीपी, एसपीपी, पीएमएक्स और पीएसएक्स। इनकी बेसिकली जॉइंट कोलैबोरेशन से आपको 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसी बनाएं जो कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एफपीसीसीआई के चेयरमैन की कुछ अर्से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो ये कहते हैं कि $20 बिलियन पाकिस्तानियों का क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टेड है। राइट, दैट वाज वेरी अलार्मिंग कि आपके बाहर के कुछ लोग आके आपका $20 बिलियन पार्किंग कर गए क्रिप्टो करेंसी। और वो क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, पाकिस्तानी लोगों को अभी तक क्रिप्टो करेंसी भी समझ में नहीं आई ये है क्या चीज। बट they found the opportunity in terms of return and in terms of very easy system, बहुत easy system उनको दिया। Binance ने और जो भी एक्सचेंजेस यहाँ पे काम करती हैं, वो अपना पैसा उसके अंदर डाल गए।
जब आपके पाकिस्तानी अवाम बाहर के ब्रोकर्स को पैसा दे सकती है तो एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉस्ट एफिशिएंट आपका प्रोडक्ट, ये पाकिस्तानी अवाम आपको पैसे क्यों नहीं देगी? बिल्कुल कि सही। हमारे एक्सचेंजेस को पैसे क्यों नहीं देगी? ये जरूर देगी। मेरे ख्याल से मेरा जितना छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो आपके, ये हमारे जो रेगुलेटर्स हैं इनके पास किसी एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपके यंगस्टर्स को कैप्चर कर सके। बिल्कुल सही। बाहर के जो ब्रोकर ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स वो लोग बना देते हैं, तो हम लोग बैठ के क्यों नहीं प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि डेरिवेटिव हो, कैश सेटल्ड हो, मार्केट मेकर को भी इसके अंदर फायदा हो, आपकी गवर्नमेंट को भी इसके अंदर टैक्सेशन मिले, आपका एसएसटी इसके ऊपर जनरेट होता है। तो ये एक गवर्नमेंट के लिए भी, अभी आप ये देखें अगर क्रिप्टो के ऊपर ही, ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो ले गए पैसे सारे, आप इनके भी रेगुलेट अगर आप करें तो आपको कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आप बिल्कुल उनको सही। रेगुलेट ना करें, आप या तो उनको रेगुलेट करें या तो ये पीएमएक्स, पीएसएक्स, एसडीपी और एसईसीपी, ये बैठ के कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं ताकि आपका यंगस्टर क्रिप्टो लेने के बजाय पाकिस्तानी कोई ऐसा प्रोडक्ट ले जिससे उसकी पीकेआर, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास तबका है जो कि अपने अपने लैपटॉप या पीसी से बैठ के कोई प्रोडक्ट खरीद के थोड़ा सा गेन करके पैसे कमाने चाहता है तो वो कमाता रहे। इसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, और एक प्रोडक्ट जैसे भी हमने कहा कि डॉलर और यूएसडी इंडेक्स है, कैश सेटल वो आप चला दें। जब राइट। आप वो कैश सेटल चलाएंगे तो आपकी डॉलर की स्पेकुलेशन भी बाहर हो जाएगी। अब किसी के पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि यार मुझे तो आप मारते ही जा रहे हैं पीकेआर के अंदर और मैं फिर डॉलर भी ना लूं। ये तो उसका बिल्कुल सही। फंडामेंटल राइट है कि वो अपना प्रोटेक्ट करेगा। तो बिल्कुल सही। उसके बाद वो एक्सक्यूज हो जाएगी, आप उसको एक टर्मिनल देंगे कि भाई ये एक प्रोडक्ट अवेलेबल, आप इससे अपने आप को हैजिंग करें। तो ये एक तो आपको पूरी ड्राइव करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन के अंदर, लोगों से बात करनी पड़ेगी और अपने आप को बताना पड़ेगा कुछ प्रोडक्ट्स बना के कि वो जो सेम प्रोडक्ट जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे बेहतर प्रोडक्ट्स ये हैं। इसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के कोई जॉइंट सोल्यूशन निकालना ओके पड़ेगा। ओके ओके ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि जो फॉरवर्डर है, ही इज़ द ओनली प्लेयर जो आपकी नज़र में जिसके रोल को अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है, जिसमें कानून साजी की ज़रूरत है? नहीं नहीं, ये एक प्लेयर है। देखें, प्लेयर तो बहुत सारे हैं। राइट। आपकी जब डॉक्यूमेंट नहीं है इकोनॉमी, तो कौन डॉलर खरीद रहा है, कौन डॉलर बेच रहा है, ये आप एक्यूरेट फिगर नहीं निकाल सकते, ना आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं। मैं आपसे यही बार बार जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, आप पहले स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने से पहले पहले आप एक अवेलेबिलिटी करेंगे एवेन्यू तो प्रोडक्ट दें। की, बिल्कुल सही। अवेलेबल है। अब ये रेगुलेशंस हैं और इसके ऊपर ये टैक्स है जो कि बड़ा ही एक कन्वीनियंट होगा निज़ाम, तो राइट। फिर आप उन पे कर्ज लगा सकते हैं। एक तो आप उनको अल्टरनेटिव भी नहीं दे रहे, फिर आप उनको पकड़ने ही जाएंगे, आप उनके ऊपर कर्ज लगाएंगे, तो फिर इस तरह ये तो पूरा निज़ाम और चौक हो जाएगा। आप किस तरह ये सारी चीज़ें करेंगे? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी अगर बीच में आती हैं इनको पकड़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे? कितना, और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का यही काम रह गया कि वो सबको पकड़ते फिरें, बिल्कुल सही। यार ये इसने इतने डॉलर ले लिए, उसने तो कितने, कब तक पकड़ेंगे आप ये? अगर आप कुछ ऐसी रेगुलेटरी देखें, इसके अंदर स्पेकुलेटिव का जो स्पेकुलेशन का जो इम्पैक्ट है, अभी हमने कहा कि वो एक ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से डाइल्यूट हो सकता है। अब आपकी जेन्युइन जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, वो एसबीपी कुछ रेगुलेशंस बना के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो लीगल जो हेचेज हैं उनको और ईज करके उनको बीच में चैनल के अंदर आपको उनको इन्वॉल्व कर सकता है अपने साथ। तो ये बेसिकली अब जो ड्राइव करनी पड़ेगी सानी, वो आपकी बड़ी ही परsuasive ड्राइव होगी। ये वो वाली ड्राइव अब आप नहीं कर सकते हैं कि आप कर्ज लगाएं, क्योंकि लोग वैसे ही एक सोशल अनरेस्ट की तरफ हैं। लोग के जो मेंटलिटी है, साइकी है, वो भी इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि जो आपका, अब मुझे आप बताएं, मिडिल क्लास बंदा है, 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, तो वो 15-20 हज़ार रुपये तो बिजली का बिल भर देता है अपना, बिल्कुल सही। 15-20 हज़ार 25 हज़ार टैक्स भर देता है। तो वो कहाँ जाएगा? वो फिर एजुकेशन है, हेल्थ है, इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, तो आप उसको फिर ये सारी रेगुलेशंस बताएंगे कि नहीं 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 जी आप ये नहीं कर सकते। राइट। वो रेगुलेशंस को स्टडी करेगा, उसको फॉलो करेगा या अपने पैसों को बचाएगा? तो पहले आप इतना ईज मॉडल बना के उसको प्रोडक्ट दें, उसको ईज करें, उसको आराम दे के भाई आप ये सारी चीजें यहाँ से भी कर सकते हैं और ये आपको वही बेनिफिट देंगी। तो बेसिकली जहाँ तक फॉरवर्डर का आपने मुझसे पूछा, तो वो सिर्फ एक बंदा नहीं है, बहुत सारी इसके अंदर पूरी चेन्स खुली हुई है, पता नहीं कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। अब हम तो कोई ऐसा आपको पॉइंट भी नहीं दे सकते भाई ये एक रीजन है, नहीं है कोई राइट। रीजन, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही नहीं है आपके पास। आप कैसे किसी को बीच के अंदर इन्वॉल्व करेंगे और 100% उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे? अच्छा ये बताएं रज़ा, आपकी नज़र में बैंक्स जो हैं उनको भी बहुत ईज़ आउट किया है, डॉलर की ट्रेडिंग के लिए प्रोसेसेस दे दिए गए हैं,
फॉरेक्स कंपनीज को 2 साल से पाबंद कर दिया गया है कि CNIC लो और डिजिटल प्रोसेस के थ्रू ही डॉलर की ट्रेडिंग करो। तो ये आपको नहीं लगता कि ये काइंड ऑफ ओवरलैपिंग है? दुनिया में तो ओनली कमर्शियल बैंक्स आर इनटू दिस बिजनेस। जी जी बिल्कुल, ये ओवरलैपिंग तो है सानी। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो बैंक्स ट्रेडिंग वगैरह करते हैं दुनिया में होती है, ये एफएक्स डेस्क पूरी होती है उनके स्वैपिंग, लेकिन उनकी जो मार्केट है वो बड़ी वाइब्रेंट है और वो हर जगह से लिंक होती है। उनके पास अगर स्वैपिंग के लिए आप जैसे लेट सपोज बाहर के अंदर पौंड और यूएसडी का रेशो ट्रेड होता है, तो वो पीछे उनके बैंक्स बैठे होते हैं, वो करते हैं हेजिंग, करते हैं कैश भी करते हैं और वहां से भी हेजिंग करते हैं अपना फिजिकल से भी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप कोई कैश सेटल प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, आपकी फाइनेंशियल मार्केट इसी तरह डॉलर खरीदती रहेगी और ये कहानी चलती रहेगी। किसी को कुछ समझ नहीं आना कहाँ जाके रुकता है, कौन रोकता है, क्या होता है। लेकिन चूंकि हमारा जो सर्कल है बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट का सर्कल है, जो हमारे रेगुलेटर्स, हम उनकी बेसिकली बाउंड्री के अंदर एक रिकमेंडेशन छोटी सी दे सकते हैं। वो हमारी टेबल हमने अपनी टेबल पे रख दी है कि PMEX, PSX, SBP और SCCP को जॉइंटली इनको बैठ जाना चाहिए, कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो कि पब्लिक के लिए फायदेमंद। ग्रेट। नाउ कमिंग टू द मार्केट एस्पेक्ट, इस वक्त जो सिचुएशन है आज ऑफ मार्केट में या ब्लैक मार्केट में 250 तक भी जो डॉलर है उसके लिए कहा गया कि उसकी ट्रेडिंग हुई है। आपको जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये कितने दिनों तक सस्टेन करती हुई दिख रही है? बिकॉज खबरें तो सब ने सारे दिन बहुत सारी दी कि उधर से 2 अरब आ रहे हैं, इधर से 1 अरब आ रहा है, इधर से 5 अरब डॉलर आ रहे हैं, बट फ्रेंकली मार्केट सेट के दिस वाज ऑल रबिश। आपके ख्याल में ये प्रेशर में कब तक रहेगा पाकिस्तानी रुपया? सानी, इसके अंदर जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो कि टेक्निकल थ्योरी बेस्ड है, अभी डॉलर का जो इंटरबैंक रेट है, मैं बेसिकली आपको इंटरबैंक की सारी कोटेशन करूंगा, 236 और इसका लास्ट हाई था 242 का। राइट। अगर ये 242 सानी क्रॉस हो जाएगा तो यू मीन इसका प्राइस इंटरबैंक पंच होगा में 240 क्रॉस करता है तो दैट्स अ रेड साइन। 242 ओके। 242 अगर ये क्रॉस किया तो इसका टारगेट प्राइस आता है 270 का। अब अगर ये 270 चला गया तो फिर आप इसके अंदर 4 से 5 रुपए एक और स्पेकुलेशन, क्योंकि ये ओपन मार्केट के अंदर ये तकरीबन उस वक्त 300 रुपए के करीब चला जाएगा। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये डॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मोमेंटम है वो लूज करता जा रहा है, क्योंकि देखें कोई भी रैली स्टार्ट होती है। अब ये इमरान खान का डिबैकल जो हुआ था 180-82 रुपए, ये तब से चल रहा है डॉलर। और आज तकरीबन आप समझे 60 से 70 रुपए, 60 रुपए के करीब, 55-60 रुपए के करीब ये। बट आगे तो बहुत सारे डिबैकल रखे हुए हैं ना, नवंबर आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, और बहुत सारे तैयार रखे हुए हैं डिबैकल्स। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल ऐसा ही, वो अपनी जगह डिबैकल्स हैं, लेकिन यहाँ लोगों को अब गवर्नमेंट से ज्यादा अपनी फिक्र हो गई है कि भाई ये तो चलता ही रहेगा मामला, सोशल ये पॉलिटिकल अनरेस्ट, लेकिन आप अपने आप को तो बचा लें। तो वो मुझे मोमेंटम, बेसिकली मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये मोमेंटम अब लूज होता जा रहा है, स्पेकुलेटर भी थक गया है। रजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक अच्छा को गुड 1 आवर टाइम कोई रखें। वी वांट टू डिस्कस दिस आइडिया इन डिटेल, और रेगुलेटर के पास आई होप कि हम दोनों मिल के जाएँ और कोई प्रोडक्ट पेपर दें और कहें रेगुलेटर्स को कि यार ये वाली चीज़ करें, मुल्क के कौम की फाइनेंशियल मार्केट्स की ज़रूरत है। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप मैसेज ज़रूर दें कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसके पीछे चैलेंज क्या है, और आपकी नज़र में जब तक कोई प्रोडक्ट रेगुलेटर्स नहीं लेकर आते इसका हल क्या है आपकी नज़र में? देखिए जी, अभी एक इसके अंदर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया। इसके अंदर जो एक चैलेंज की जहाँ तक आपने बात रही है, ये किसी भी अभी अगर आप इकोनॉमी में पाकिस्तान का देखें तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट इस वक्त पीक के ऊपर आपके बैठे हुए हैं, तो ये एक बिजनेसमैन के लिए, जो कि ट्रेडिशनल पाकिस्तान का बिजनेस रहा है, उसके लिए ये चीज ठीक नहीं है। तो पहला ये हो गया कि आपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर रिव्यू करना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपकी डिमांड को कर्व करने के लिए होता है। यहाँ आपकी डिमांड तो रुक ही नहीं रही, क्योंकि आपकी जो बैंक फाइनेंसिंग है इंडिविजुअल्स को, रिटेलर्स को, बैंक फाइनेंसिंग है ही नहीं। हमारे यहाँ इतना ज्यादा लोन, क्रेडिट और ऑफटेक इतने ज्यादा नहीं है, लोकल रिटेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो इंटरेस्ट रेट एक तो पहला बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसको हमें रिव्यू करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट इतने हाई रेट्स पे
नहीं होने चाहिए, ताकि बिजनेस, अभी बैंक डिपॉजिट्स का आप रेशो देखें, वो इतना ज्यादा बैंक डिपॉजिट्स लोग जो है वो रख के बैठे हुए हैं, वो राइट, कहीं बिजनेस नीचे उतरेगा, कोई प्रोडक्ट्स ऐसी मिलेंगी तो वो पैसे लगाएंगे ना। यहाँ तो प्रोडक्ट्स ही नहीं मिल रही, वो तो बिल्कुल कुछ है सही, ही नहीं, वही पुराना सिस्टम सारा चल रहा है, वही सारे शेयर्स पड़े हैं, वही सारे। पाकिस्तान में वाहिद है कि हर चीज महंगी हुई है सिवाय स्टॉक्स के। बिल्कुल सही, हर चीज महंगी हो गई सिवाय स्टॉक्स के। हर चीज पाकिस्तान के अंदर महंगी हो गई। महंगा नहीं हुआ तो वो स्टॉक नहीं हुआ, बिल्कुल, आज भी वो वहीं खड़ा हुआ है। तो ये इंटरेस्ट रेट आप इसको प्लीज थोड़ा सा इसको कंसिडर करें। ये इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई भी बिजनेस जो है वो नहीं करेगा, सब बैंक में पैसे रख के, और वो आगे अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हमें ले जाए, क्योंकि सारे पैसे तो बैंक के अंदर रखे हुए हैं। तो कोई बिजनेस करेगा ही नहीं तो एम्प्लॉयमेंट और कैसे क्रिएट होगी, रज़ा और ये गवर्नमेंट कह भी सर्कुलेशन में पैसे। रज़ा गवर्नमेंट कह भी यही रही है कि यार खुदारा कारखाने नहीं लगाओ, फिर हमसे डॉलर मांगते हो इंपोर्ट करने के लिए मशीनरी की, फिर मशीनरी आ जाती है तो पावर चलाना होता है, हम कैपेसिटी चार्जेस के हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि भाई पैसे हैं हमें दो यार, 15% ले लो, 16.5% ले लो। गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू डू एनीथिंग, उनका बस चले आपको दुर्रे लगा। गवर्नमेंट, मैं वही कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को ही, ये जब ये सोचेंगे और ये समझेंगे और ये जब बैठेंगे, तो या बेसिकली उनको भी इसी सोल्यूशन पे आना पड़ेगा कि यार ये हम कर क्या रहे हैं, हम इतना इंटरेस्ट लेके पैसे तो ले रहे हैं, सारे इनसे राइट, पैसे ले लेते हैं, लेकिन नीचे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के हम लिए वापस कैश आउटफ्लो हमें करना पड़ेगा, बैंकों से निकाल के पब्लिक को बिजनेस के लिए पैसे। या तो इंटरेस्ट रेट आपने इतने बढ़ा दिए, तो आप फिर पब्लिक फाइनेंसिंग तो करें, कहीं से तो हेल्प करें, कोई एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए कोई फैक्ट्री हो गया, उसको आप फैसिलिटेट तो करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो लाएं, कुछ तो राइट, करें वहां, राइट, तो कुछ राइट। हमें कोई। आरिफ रज़ा साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मलिक बोस्तान ने अंडरलाइन फैक्टर्स बताए जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी रुपया है वो इरोड हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, एंड ही एक्सप्लेन द रीजंस जिसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी स्टेबल होने जा रही है 220 के आसपास। दिस इज़ व्हाट ही फेल्ट। दूसरे सेगमेंट में हमने बातचीत की आरिफ रज़ा से। आरिफ रज़ा ने बताया कि फॉरवर्डर्स एक ऐसी मखलूक है जिसका एक बहुत ही कलीदी किरदार है पाकिस्तान में। जो रुपए की वैल्यू की इरोजन है या डॉलर की जो प्राइसिंग है उसके अंदर फॉरवर्डर्स का भी एक हिस्सा है, दूसरे प्लेयर्स हैं, स्पेकुलेटर के हैं, मैनिपुलेटर के हैं, वट एवर वर्ड यू वांट टू चूज़, जो करेंसी की प्राइसेस का उतार चढ़ाव है उसको देखते हुए आप जो लफ्ज़ चाहें उसका इंतखाब कर सकते हैं। बट ही वाज ऑफ द ओपिनियन के पाकिस्तान में कंट्रोल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेंट्रल बैंक को जो है वो कुछ रेगुलेशंस को टाइट करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल बात की कि किसी दरवाज़े को बंद करने से पहले ज़रूरी होता है कि आप कोई दूसरा ऑप्शन भी दें। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद है जिसकी ज़रूरत है फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन पर्पसेस कि उनके बच्चे अगर बाहर पढ़ते हैं तो उनको डॉलर की ज़रूरत है। जिनके बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं तो उनको इस बात की ज़रूरत है कि उनका पैसा जो है वो कदर ना खो दे, तो उनको टूल की हेज टूल की ज़रूरत है। उसको स्पेकुलेशन में रोल प्ले करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले एक बहुत बड़ी तादाद है। ज़रूरत है इस बात की कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई प्रोडक्ट हो। उससे पहले अगर आप ये पाबंदियाँ लगाते हैं, इसकी टाइटनिंग करते हैं, सट्टे के ऊपर हाथ डालते हैं, तो पाकिस्तानी जो मईशत है वो मज़ीद मसाइल का शिकार हो सकती है। व्हाट ही रिकमेंडेड वाज कि कैश सेटल्ड डॉलर लिंक्ड इंडेक्स होना चाहिए जिसमें स्पेकुलेटर्स जो हैं, हेजर्स जो हैं, वो आके अपने रिस्क को हेज कर सकें, स्पेकुलेशन वाले स्पेकुलेट कर सकें। आई होप कि जो रेगुलेटर हैं इसकी तरफ देखेंगे और ये जो एक नीड ऑफ द आवर है इसकी तरफ नज़रें करम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तानी मईशत के साथ वो कुछ कर रहे होंगे कि जिसके लिए कौम ने शायद माफ़ ना करें। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।